पाकिस्तान में आया था मैं 1978 में। हमने हर सेक्टर में काम किया। एजुकेशन सेक्टर में हमने बहुत काम किया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का भी इसी तरह उनके मेन कैंपस है बीकन हाउस। तो उसके अलावा हॉस्पिटल्स भी किए हैं। हर किस्म के प्रोजेक्ट हर सेक्टर के अंदर माशाल्लाह। रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द की टू द सक्सेस ऑफ द पाकिस्तान। बिल्कुल, कोई और रास्ता और कोई रास्ता नहीं। जो प्रॉब्लम आई है वो जो है ना, जो प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनके अंदर आई है, उनके अंदर आई है। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है पाकिस्तान में, वो जो बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, जो करंट इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका मसला ये हुआ है कि जब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, उनके लिए सबसे आसान काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराना, विदाउट नोइंग व्हाट इज द डिमांड ऑफ जो हमारी करंट मार्केट की है उसको देखे बगैर। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी को गरीब का कोई ख्याल नहीं है। जियोपॉलिटिकल हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। जो इंजीनियरिंग पोस्ट ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ एक्सपर्ट ओपिनियंस का, उस सिलसिले में आज हम मकसूद अहमद साहब जो चार्टर्ड इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी में एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा रिस्पेक्टफुल नाम, इंटरनेशनल इंजीनियर्स, तो आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं। आज हम कुछ इनके ख्यालात जानते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्री में, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किस किस्म की चीज़ों में अभी बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट करते हैं मकसूद साहब, थोड़ा सा, बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और मार्केट में आपको आल्दो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नए व्यूवर्स के लिए मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कब से आपने काम शुरू किया हुआ है और कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पाकिस्तान में आया था मैं 1978 में। आई स्टार्टेड माई जॉब यहाँ पर शुरू की थी रिपब्लिक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के साथ। वहाँ 83 तक उनके साथ काम किया। उनके पास उस वक्त जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो LDA कॉम्प्लेक्स, जो LDA है एजर्टन रोड पर, दैट वाज माय फर्स्ट एक लार्ज प्रोजेक्ट मेरा था। उसके बाद वो PIA की बिल्डिंग थी, फिर उनके साथ कोई स्टेट लाइफ बिल्डिंग थी पेशावर में और काफ़ी इंडस्ट्रियल काम वगैरह। 83 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है एज ए कंसल्टेंट। आई वॉज द पायनियर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इन पंजाब कह सकते हैं। तो उसके बाद यह है कि हर सेक्टर में काम किया। इंडस्ट्रीज में भी हर किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल में डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स वो किए। फिर बैंकिंग में एक मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन आते रहे, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ख़ास तौर पर जो है ना एजुकेशन सेक्टर में हमने बहुत काम किया है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उनका तकरीबन टोटल लाहौर के अंदर और जो लाहौर से बाहर जितने भी बड़े कैंपसेस, बिल्डिंग्स हैं, वो टोटल वो हमने किए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का भी इसी तरह उनके मेन कैंपसेस और सारे कैंपसेस। उसके बाद उनका एक है वो पंजाब कॉलेजेस का, वो भी पूरे पाकिस्तान में। उससे पहले हम सिटी स्कूल जब ग्रो हो रहे थे, सिटी स्कूल और बीकन हाउस, उनके साथ पूरे पाकिस्तान में उनके कैंपसेस वगैरह किए। तो उसके बाद LGS के साथ काम काफ़ी किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी उनका काफ़ी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स अपना फिनिशिंग पे आया हुआ है लाहौर जोहर टाउन के अंदर। वो जो तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फुट एरिया का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो बाकी जो है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके अलावा मैं हॉस्पिटल्स भी किए हैं। हर किस्म के प्रोजेक्ट हर सेक्टर के अंदर माशाल्लाह की पार्टिसिपेशन। और आजकल जो ज़्यादा वो जोर है वो हमारा है जो हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। हमने एक जो मेडिसन स्क्वायर का प्रोजेक्ट है रावलपिंडी सेंटर में, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, इंतहाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है बहुत। वो हमने कंप्लीट किया था।
आजकल उन्हीं मेडिसन स्क्वायर का लाहौर में प्रोजेक्ट है, ये कोई अपना ये 5 लाख स्क्वायर फुट का है। इसकी कोई 19 मतलब 20 मतलब अबव ग्राउंड और 4 बेसमेंट में 24 इनकी जो स्टोरीज हैं, अच्छा, वो उस पर हम काम कर रहे हैं। उस पर 5 फ्लोर कमर्शियल के हैं, बाकी उसके ऊपर 5 स्टार होटल है। और रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 1H गुलबर्ग के अंदर 2 टावर्स हैं। एक टावर FFC के पास है जिसको सोना टावर का नाम दिया गया है। दूसरा ये IHPL जो है ना, वो ये मनु ग्रुप का है, तो वो उनके पास है। तो वो भी हमारा एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और टोटली ऑटोमेटेड, जो उसमें सारे सिस्टम वगैरह, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज के सिस्टम, सिक्योरिटीज़ वगैरह, उसके बाद IBMS, हर चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं। और करंटली भी आगे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो इसी तरह के ही हैं। बाकी भी हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी एक लंबी लिस्ट है एंड ऑनगोइंग थिंग्स। जो करंट सिचुएशन चल रही है मकसूद सर, जो इस वक्त एक थोड़ा सा इकोनॉमिक रिसेशन के मामला आते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह से होने चाहिए, आपको लग रहा है कि उस तरह से आ रहे हैं या थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट सेशन के बावजूद लोगों ने हिम्मत की है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आए हैं। और हमने अभी स्प्रिंग अपार्टमेंट के 2 प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी एक गुलबर्ग में है उनका 47 के नाम से, और एक इनका है जोहर टाउन में, वो जे टावर के नाम से, वो भी काफ़ी ट्विन टावर का प्रोजेक्ट है। तो वो उसके अलावा भी मुख्तलिफ एरिया में, गुलबर्ग में और दूसरे एरिया में छोटे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं बिल्डिंग्स के, और बड़े भी आए हैं। और रिसेशन के दौरान भी नए नए प्रोजेक्ट आते रहे हैं। तो सब जो प्रॉब्लम आई है वो जो है ना, जो प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनके अंदर आई है कि वो प्रोजेक्ट्स में को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है, और उनको पेमेंट्स, उन्होंने बुकिंग नहीं की, जो की है उनको पेमेंट्स नहीं आ रही। और वो उन्होंने 1-2 हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने सफ़र कर रहे हैं। ओवरऑल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये इस हमारी सेक्टर के अंदर आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि ज़ाहिर वो ये कि जो अपना कंस्ट्रक्शन का एक सेक्टर है, ये इट रिवॉल्व द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी भी मुल्क का कंट्री का जो है ना रिवॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन। तो जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो बेशुमार कंपनियां, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं वो हमें लगती हैं। तो वो उस लिहाज से कभी आगे प्रोजेक्ट्स आए हैं और आ रहे हैं। इससे यानी आपको लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी जो आने वाला टाइम है उसके अंदर सिचुएशन और बेहतर होगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को बहुत एक कंसल्टेंट्स को एक अहम मरहला आप लोगों का जो प्रोडक्ट्स की फाइनलाइजेशन है वो है, और तो ज़ाहिर है कि उसके लिए उसकी क्वालिटी रिकग्निशन, उसके बहुत सारी और फैक्टर्स, पाकिस्तान में बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो इम्पोर्ट ही चूँकि ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है ज़ाहिर है। तो किस किस्म की आप समझते हैं कि मार्केट में जिस तरह की रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाहिए होती हैं उस तरह की आ रही हैं, या कुछ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? इसमें देखें जो तो आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारी इकानमी का बेड़ा गर्क किया वो हमारे ट्रेडर्स ने। बाहर से माल मंगाया, उस पर ठप्पा लगाया, पैसे 10 गुना करके भेज दिया उन्होंने। और बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसी पर जिस तरह लोकल मैन्युफैक्चरर को डिस्करेज, जो किसी ने हिम्मत नहीं की। इस वक्त ये मतलब जितनी भी आइटम बाहर से आ रही हैं उसमें कम से कम 50% लाहौर इधर पाकिस्तान में बन सकती हैं। अच्छा, मगर उसमें किसी ने कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। उनके सबसे आसान काम ये है वो ट्रेडिंग है और बेचे। ट्रेडिंग है। पहले घोड़े का माल बेचते थे, अब वो चीनियों का और जापानियों का माल बेचते हैं।
भाई मैं कहता हूँ अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में कि आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में। आपने सिर्फ पहले गोरा माल बेच दिया तो अब आप चीनियों जापानियों को माल बेच रहे हो, तो अपना मुल्क के लिए कुछ नहीं हुआ। जितने भी वो दे आर टाइकून्स हैं यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, उन्होंने इस तरह तो जानी दी कि यार पाकिस्तान में कुछ बनाओ। अच्छा मकसूद साहब, उन लोगों का कहना ये है, जो उन लोगों से मेरी बहुत सारी बात होती है, तो उन लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सपोर्ट नहीं है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप भी बात करते होंगे उनसे और मैं भी जब बात करता हूँ, तो वो बेचारे हर वक्त परेशान रहते हैं कि कभी एक डिपार्टमेंट तंग करने आ रहा है, कभी दूसरा डिपार्टमेंट। पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलाना एक बहुत बड़ा अपना वो कह लें कि ये मुश्किल काम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मगर फिर भी पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो इसको इबादत समझ के करते हैं कि वो अब एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, उससे वो कई हजार बंदों का रिज़्क चला रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे एक क्लाइंट है, मतलब बेसिकली बहुत बाहर का शू फैक्ट्री बनाने लगाई, बड़ा एडवांस लगाई, हमने सारा काम किया। मतलब बेसिकली वो है, मतलब चुनियोटी शेख है। अच्छा। और उनका जो व्यू यही था कि यार मैं जो काम करा रहा हूँ, मैं मेरी वजह से जो मैं कर रहा हूँ, मुझे मुश्किलात तो हैं, मगर ये कि ये मैं लोगों का, हज़ारों लोगों का रोजगार का बाइस बना। तो वो एक कह लो कि बहुत बड़ा नेकी का काम है पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से जो वो बहुत ही डिस्करेजिंग है कि वो मतलब ना वो 21-22 महकमे हैं जो आगे इन लोगों को तंग करते हैं। उस पर यह है कि वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी तरफ देखे कि आपने कब तक एज ए सिर्फ कंज्यूमर ही रहना है। मतलब हमारी जो बका है वो इंजीनियरिंग और में, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में है। तो उसके बाकी चीज़ें सारी बननी चाहिए, मगर जो हमारी जो पैसे हम कमा सकते हैं वो जो जिसमें आप अपना अर्न कर सकते हैं नहीं फॉरेन एक्सचेंज, वो इंजीनियरिंग है। हमारे यहाँ पास ऐसी भी कंपनी है, यहाँ हमारे एक जानने वाले पावर विजन वाले, मैं नाम ले रहा हूँ, वो यहाँ से पंप बना के, मैं इंजन बना के अमेरिका और अपने इंग्लैंड में वो वहाँ पर यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग भी हैं। तो ये तो सिर्फ हौसला करने वाली बात है। ठीक है, जो भी टेक्सटाइल में इतने लोग हैं वो काम कर ही रहे हैं, बट दे आर फेसिंग इट। अब गवर्नमेंट का डेफिनेटली बहुत बड़ा किरदार है कि गवर्नमेंट को शुड इनकरेज, और ये सारे बंद करके एक वन विंडो रख देंगे, यार जो मसला है आगे वो कर ले। और वो इंस्पेक्टर जब किसी को बुलाते हैं तो इंस्पेक्टर का यही काम होता है कि जी वो मैंने आ गया हूँ, बस जी हूँ, दसो मेरी खिदमत करो। लेकिन आपके ख्याल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द की टू द सक्सेस ऑफ द पाकिस्तान? बिल्कुल, कोई और रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कोई असल चीज़ है ना कि वो उससे जो है, एक तो है ना आपका जो इस वक्त जो चीज़ भी आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो अब यू हैव टू स्पेंड, आपको डॉलर भेजने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो अपना लोकल है, जो चीज़ भी मंगाते हैं, अगर लोकल प्रोडक्शन होगी तो वही जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज वो बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें अगर फर्दर आप एबिलिटी हासिल कर सकते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी आपके ख्याल में अगर हम मतलब बात लोग हिम्मत करने वाले हैं। मैं अभी हिम्मत करता हूँ, ये मेरे पास वो ये मैचेट वाले हैं, जब रहमान सोच उन्होंने हिम्मत की है जे अपना ये बीबीटी बनाने की, बस ट्रंक। जिन दिनों अपने अब ये कोरोना था, डॉलर कोई नहीं था, तो हमने इनसे हमारे पास ऑप्शन क्या नजर आया, हमने अपने 3 मेजर प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें ये मैं वो FFC टावर की बात कर रहा हूँ, उसके उनके साथ FFC टावर, साथ IHPR टावर, दोनों के अंदर सारी हमने इनसे अपनी तसल्ली करने के बाद सारे उनके साथ BBT लगाई है, काफ़ी लंबी चौड़ी लगी है। फिर एक और प्रोजेक्ट हमारे अपने सेंटर पॉइंट पर, उसमें कराई है, एक इसी तरह इंडस्ट्री में कराई है। तो वो उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने आप दुनिया के सारे सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं।
सही बात है, they are doing very good. मैंने पर्सनली उसको इनकरेज किया, उनकी पूरी तरह Aslam sahab and his team is doing marvelous job. टेक्निकली सपोर्ट किया पूरी तरह। उनकी विटनेस अपने कुछ विटनेस करने थे उनके टेस्ट, वो मैंने किए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार कुछ कोई बंदा तो काम करे ना यार। वेरी इंकरेजिंग, सही कह रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने हिम्मत की, उन्होंने यही कहा कि मकसूद साहब अभी गड्डियाँ नहीं बनाइया, उन्होंने मशीनरी पे पैसा खर्च किया, जो मेहनत कर बहुत मेहनती लोग हैं। इन लोगों को हमें सपोर्ट करना जरूरी है। वेरी फाइन पीपल। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है पाकिस्तान में, वो जो बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, जो करंट इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका मसला ये हुआ है कि जब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, उनके लिए सबसे आसान काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराना। आपको देख और कोई नहीं कराते, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर धड़ाधड़ बना के तो कड़ी आ रहे हैं, हर 6 महीने बाद 5-6 हज़ार बच्चा आ जाता है एजुकेशन में। अब वो एक वो विदाउट नोइंग द व्हाट इज द डिमांड ऑफ जो हमारी करंट मार्केट की है, उसको देखे बगैर, तो वो बाकी है कि आगे आगे बच्चे बेचारे अपनी हिम्मत करते हैं, वो काम सीख लेता है। वो असल चीज़ जो है कि इसमें है ये कि अपना ये ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर किसी को बच्चे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो काम सीख लेता है तो वो सर्वाइव कर जाता है। बाकी वाकई भाई ये इस वक्त बहुत मुश्किल है। ये जो लो लेवल एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को क्या नुकसान आप देख रहे हैं इसके? नुकसान बस यही है ना कि जब तक आप प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं निकालेंगे तो आपकी तरक्की के अंदर हिंड्रेंस बनेगी। अब इन्होंने ईरान ने क्यों सर्वाइव किया? ईरान ने एजुकेशन के ऊपर सर्वाइव किया कि उन्होंने अपने एजुकेशन का मेयार वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड उस पर रखा है। अब उसमें यह है कि सारे शोबे इंजीनियरिंग वगैरह हर एक के अंदर आप ब्याह के बाद डिग्रियां आप दे ही आ रहे हैं, और उसमें वहाँ पर कोई एजुकेशन का कोई अभी जो मसला काफ़ी मसला है। इन लोगों को अपना जो हर एक को अपने करिकुलम को और देखना चाहिए कि करंट मार्केट की आगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, इंग्लैंड के अंदर भी है कि वो एम्फसिस करते हैं जो प्रोफेशनल अदारे हैं वहाँ पर, जो जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बकायदा गाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई आपने आपके कैरिकुलम में क्या चेंजेस करनी है। तो उसमें जो हमारे प्रोफेशनल अदारे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ये वहाँ उनका किरदार आ जाता है कि भाई वो देख के इन लोगों को गाइड करे कि भाई आप करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना जो है ना एजुकेशन का कैरिकुलम उस हिसाब से उसको सेट किया जाता है। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा बात करें करंट जो जियो पोलिटिकल कंडीशंस हैं दुनिया की इस वक्त बनी है, हम कुछ पिछले 4-6 माह से वॉर कंडीशंस में चल रहे हैं, इसमें आपको पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं या डिज़ास्टर नज़र आ रहा है? वो डिपेंड करता है भाई हमारे नीयत पर। जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर। वरना तो किसी ने कहा जी सारे पहाड़ भी सोने दे हो जाए तो दरियावा जी सोना बहना जा जाए, पाकिस्तान की हालत नहीं बदलता है। मतलब असल चीज़ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान अता करे जिनके अंदर दर्द हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी को गरीब का कोई ख्याल नहीं है। जियोपॉलिटिकल हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, ठीक है। हमें अब जब ईरान से इजाज़त हो गई है तो हम क्यों नहीं ईरान से एनर्जी लेते, ठीक है। वो हमें बिजली भी देने को भी तैयार है, वो गैस भी और पेट्रोल भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये वाला। मेन चीज़ जो खून चूसा जा रहा है हमारा और पूरी पब्लिक का, वो पेट्रोल और बिजली के देखे जा रहे हैं। उधर सिर के IPPs बैठा दिए हैं जिनको ज़रा शर्म या नहीं है कि यार बस करो यार, बड़ी मुल्क दा लुट लिया तुहाडे जो प्रोजेक्ट तुसीं लगाए इन्होंने 4-4 गुना तुसीं कमा चुके हो, कर चुके हो, बस करो उनको रहम करो मुल्क दे। वो कहते हैं बस जी लुटी जाओ। अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे हर सेक्टर के अंदर आप बन गए हुए हैं गैंग्स या माफिया जो आप इसको बोलते हैं। अब इसी और ऊपर उनको पूछने वाले जो हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो जो पूछने वाले बजरा हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं। अब अल्लाह माफ़ करे, आप अपने मेडिसिन पे चले जाएं,
ये चंद सालों में मेडिसिन जो 10 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। हाँ, it's not disastrous है। 10 टाइम्स वो क्या 10 गुना कह रहे हैं, 10% नहीं, को 20% नहीं है, तो वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। तो वो जब तक कि ये अल्लाह ताला हमें हमारे हाथ पर रहम करे, को हमें कोई रहम दिल हुक्मरानों की रहम दिल या हुक्मरान इन्हीं को हुक्मरानों के गरीब दिल का में रहम पता डाल हो। दे। अब यार वो ये गरीब आदमी वो बेचारा जो काम करता है, वो उसका किराया ही मान नहीं है घर से आने का, वो आधी तनख्वाह उसकी निकल जाती है बेचारे की किराए में। वेरी बड़ी मुश्किल तो जिंदगी। ये दो बड़े बड़े फैक्टर हैं कि हमें वी मस्ट अपने ब्रिंग डाउन एनर्जी, जो भी पेट्रोलियम या बिजली है, दो बड़े सेक्टर हैं। और ये इसी वजह से तो हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो इंटरनेशनल में मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहे कि भाई हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो इतनी आई है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज इसमें है कि अल्लाह तक करे वो उनका पूरा कंप्लीट हो जाए, जो नज़र आ रहा है कि वो हो जाएगा इनका, तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार हमें एक सस्ता मिल जाता है तो हमें उससे हमारी वो पूरी इकोनॉमी में पूरी दुनिया को फर्क पड़ जाएगा। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन, आप माशाल्लाह बीइंग वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत सारे ऊंच नीच ज़िंदगी की देखने के बाद एक बड़े खुदा ताला ने आपको बड़ा रिस्पेक्टफुल मुकाम दिया, जो यंग एंटरप्रेन्योर जो बच्चे इस फील्ड के अंदर या जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्या वो मसला ये यंग बच्चों का ये है कि वो उनको हर चीज़ बड़ी जल्दी में चाहिए। मतलब मुझे भी टुक डिकेड्स इस मकाम पे आने के लिए। अब वो जो है यंग बच्चे हैं, 1 साल 2 साल कहीं काम किया, साथ ही वो खोल के बैठ गए, वो उनको अभी हमें इत्तेफाक हुआ है कि 1-2 ना वेटिंग करने का दूसरों के डिज़ाइन, तो बंदा सिर पड़ के बैठ गया कि यार इन लोगों को टोटली आइडिया नहीं है कि काम होना किस तरह और अपना कोई प्रॉपर, क्योंकि ये काम बगैर ट्रेनिंग के नहीं होता कि आप किसी सीनियर के साथ लाके को 8-10 साल लाके तो तुसी पहले काम सीखो सबर देना। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हमारे जो यंग लोग हैं वो कहते हैं जी बस वो आज ही हमें मिल जाए फौरी। तो वो हल नहीं है। प्रोफेशनल फील्ड के अंदर यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ता है और टाइम लगाना पड़ता है, और वो ज़ाहिर वो एक्सपीरियंस के अंदर देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, वो तो है ही नहीं है। तो वो उसके अंदर वो शॉर्टकट मारते हैं तो वो बाजार में आ जाते हैं। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दे आर वेरी डेंजरस, और मतलब और वेरी इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग के वाले से। तो जिनको को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई वो बस वो आके बस तो शुरू हो गए हैं। हाँ, एक भरमार है लो स्टैंडर्ड कंसल्टेंट्स की आप लोगों की लाइन के अंदर, जिनको काम वाम नहीं आता और हाँ, काम खोल के बैठे हैं। बिल्कुल, वो वाकई वो तो डिजास्टर्स हैं। बिल्कुल, वो मैं सिर फाड़ के बैठ गया। मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे करना पड़ा, मैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो आए थे, तो वो फिर बुला के अपने तरीके से उनको सारा कुछ समझाया कि भाई ये कि मैं काम करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और बातें आपकी ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं। बिकॉज हम लोग मकसूद अहमद साहब के साथ बैठे हुए थे। ही इज़ दी मोस्ट रिस्पेक्टेड चार्टर्ड इंजीनियर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड चार्टर्ड इंजीनियर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू सर।